अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बीएस इंग्लिश के तीनों प्रोजेक्ट्स के अबाउट गाइड शेयर करूँगी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आपने किस तरह से करना है, क्या इसका पेपर भी होगा, क्या इसके क्विज़ेस भी आएंगे और अगर असाइनमेंट्स आएंगी तो किस तरह की आएंगी और आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। और इसमें अगर ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने पास नहीं किया तो समझें कि आप लोगों को डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, डिग्री हासिल करने के लिए आपको ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पास करना होंगे। किसी की जो है वो उनके स्टडी स्कीम में ENG 5 to 5 और 5 to 6 ये दो प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं, और किसी की ENG 5 to 8। इसके अबाउट मैंने बता दिया है कि किनको ENG 5 to 8 मिला है और किनको ये दोनों में से प्रोजेक्ट्स मिले हैं। इसके अबाउट जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है वो आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ENG 5 to 5 रिसर्च प्रपोज़ल, ये प्रोजेक्ट जो है ये क्या होता है, इसमें कितनी असाइनमेंट्स होती हैं, किस तरह से आपने करनी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, अब जितने भी न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनका यही दो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, 5 to 8 ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वो कंप्लीट थीसिस होता है, उसमें स्टूडेंट्स को ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और टाइम कम होता है, एक सेमेस्टर में जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि जो 5 to 8 है ना उसके क्रेडिट और 3 होते हैं, और 5 to 5 और 5 to 6 इन दोनों के 6 होते हैं। तो जिनका 5 to 8 है ना उनकी सारी बुक्स सेम है, लेकिन जिनका 5 to 5 और 5 to 6 वाला है ना उनकी बुक 5 to 1, अब 5 to 1 जो है ना वो इसमें ऐड की हुई है, तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। बाकी अब 5 to 5 जो है ये कंप्लीट थीसिस नहीं होता, ये एक रिसर्च प्रपोज़ल होता है। रिसर्च प्रपोज़ल ऐसे चीज़ होती है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम लिखते हैं इन ऑर्डर टू अप्रूव आवर रिसर्च। ठीक है, जिसमें हमने जो है वो अपनी टॉपिक को, अपने रिसर्च को, अपना रिसर्च वर्क को अप्रूव करवाना होता है, ताकि हम उस पर मज़ीद जो है वो डाटा एनालिसिस, मज़ीद रिजल्ट्स उसके निकाल सकें। तो इसकी बेसिकली आपकी जो है वो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे। आप लोगों को एक अनाउंसमेंट आएगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब वो आएगी तो आप लोगों को इंस्ट्रक्टर्स असाइन किए जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को, एक इंस्ट्रक्टर के पास 15 से 20 स्टूडेंट्स होते हैं। वो स्टूडेंट्स जो है वो आपके हो सकता है आपके ग्रुप, आपको जानने वाले भी उसमें आ जाए, हो सकता है कि सारे अनजान हो, तो उनमें से एक एक जो है वो आपके साथ पेयर अप होगा। अगर आप नहीं पेयर अप होना चाहते तो आपको इंस्ट्रक्टर को बताना पड़ेगा कि मैंने अकेले ही काम करना है, मैंने पेयर अप नहीं होना। तो अगर वो इजाज़त देते हैं देन आप जो है वो उसको लेके चल सकते हैं, नहीं तो आपको किसी ना किसी के साथ पेयर अप होना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात की है। इसमें ना सबसे पहले जो असाइनमेंट आती है ना उसमें इंट्रोडक्शन होता है। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है, फर्स्टली जो होता है ना उसमें हमने टॉपिक सिलेक्शन करनी होती है। आपको ना इंस्ट्रक्टर कहता है कि भाई टॉपिक सेलेक्ट करो, तो टॉपिक सिलेक्शन में वो तीनों में ही आपने 5 to 5 में भी करनी होती है टॉपिक सिलेक्शन, और 5 to 8 में भी करनी होती है टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है, 5 to 6 मैं बाद में बताती हूँ। 5 to 5 में जो है ये टॉपिक सिलेक्शन आप लोगों ने करनी होती है कि कोई भी आप टॉपिक ले लें, गूगल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें। ठीक है, रिसर्च टॉपिक्स, और उनको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो ज़रा इन्हांस कर लें, उसको थोड़ा सा ना चेंज वगैरह करके ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो टॉपिक इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि रोल ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज ऑन स्टूडेंट सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एट इन इंग्लैंड या एट यूनिवर्सिटी लेवल या एट स्कूल लेवल, तो आप उसको ना अपने अकॉर्डिंग उसको ज़रा क्योंकि प्रीवियसली यूज्ड टॉपिक नहीं होना चाहिए, आपको उसको ज़रा जो है वो स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, उसको मुनफरिद बनाना पड़ेगा सबसे। तो मुनफरिद बनाने के लिए आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने गाँव का, अपने स्कूल, अपने शहर का कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, उसका नाम आगे ऐड कर दे। तो इस तरह से आपको वो टॉपिक जो है वो ज़रा स्पेसिफिक हो जाएगा। और इस तरह के जो टॉपिक होते हैं ये क्वांटिटेटिव होते हैं, जिसमें जो है वो एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर, एक चीज़ के इफ़ेक्ट होने से दूसरी चीज़ करने से दूसरी चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो इफ़ेक्ट और ये रिलेशनशिप होता है ना, इसको हम जो है वो क्वांटिटेटिव टॉपिक्स कहते हैं, और ये चीज़ होनी चाहिए आपकी रिसर्च टॉपिक में। ठीक है, रिसर्च टॉपिक की जो है वो रिक्वायरमेंट्स आप डाउनलोड सेक्शन में जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ही मैंने अभी टॉपिक बोला, द रोल ऑफ L1 फर्स्ट लैंग्वेज ऑन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग,
किसी चीज़ का रोल है, किसी चीज़ का इम्पैक्ट है किसी दूसरी चीज़ पे, तो इसमें दो वेरिएबल लाजमी होने चाहिए, एक चीज़ जो इफ़ेक्ट कर रही हो और जो दूसरी चीज़ होती है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो इस तरह से कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल रोल ऑफ़ एआई ऑन स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स, आजकल एआई चैट जीपीटी बहुत अहम है, बहुत मतलब अहम कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा जो है वो इन है। तो इनका क्या रोल है स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स पे, तो क्या ये राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करती हैं, इसके साथ आप स्पीकिंग स्किल्स पे भी कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद स्पेसिफिक बनाने के लिए आप कह दें जी रोल ऑफ़ एआई और चैट जीपीटी ऑन स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल्स इन गवर्नमेंट हाई स्कूल जहलम, या गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है वो आप कर लें कोई भी फैसलाबाद या लाहौर, मतलब कोई भी किसी स्कूल का नाम ले लें तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, उस पर प्रीवियस कोई रिसर्च नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्पेसिफिक टॉपिक, अब कैसे पता चलेगा प्रीवियस रिसर्च एग्जिस्ट करती है या नहीं, जब आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है तो आपने जो है वो 3 से 4 टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करके तो अपने इंस्ट्रक्टर को देने होते हैं, और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्रीवियस उस पर कोई टॉपिक कोई रिसर्च हुई तो वो गूगल पे आ जाएगी, अगर नहीं आती तो फिर उस पर कोई रिसर्च नहीं है उस स्पेसिफिक टॉपिक पे। सही हो गया। अब ये आपने टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, ये होता है क्वान्टिटेटिव। अब क्वालिटेटिव की तरफ आ जाते हैं। क्वालिटेटिव में ना, क्वालिटेटिव में आपके एनालिसिस वाले में आपको बताना चाह रही हूँ। एनालिसिस वाले में ये होता है कि आपने किसी चीज़ का एनालिसिस करना, या तो आप क्वांटिटेटिव टॉपिक ले लें जो मैंने अभी बताया, या फिर आप एनालिसिस वाले टॉपिक्स में से कोई सिलेक्ट कर लें। जैसे अगर किसी पॉलिटिशियन ने स्पीच की है तो उस पर एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, कि पॉलिटिशियन ने जो है वो किसी पॉलिटिशियन की स्पीच आप ले लें, उस पर आपने कंप्लीट एनालिसिस करना है। जैसे कि मैं ENG 5 to 4 की जो है वो शॉर्ट लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, वो वाले लेक्चर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने एनालिसिस किस तरह से करना है। ठीक है, किस तरह से आपने जो है वो स्पीचेस का एनालिसिस करना है, किस तरह से आपने पोइम्स का एनालिसिस करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो उसमें ENG 5 to 4 में मौजूद है। सही है, उसमें कंप्लीट गाइड है, अगर आप उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपकी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो एनालिसिस में फिर आपने या तो आप स्पीच ले लें, उसका कंप्लीट एनालिसिस कर लें, या फिर आप जो है वो कोई पोइम ले लें, पोइम पे फिर आपने थ्योरी अप्लाई करनी होती है, या कोई प्रीवियस उसे अप्लाई करके फिर उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने उसकी लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना होता है, सोशल प्रैक्टिस, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसमें एनालाइज करनी होती है। इसके अलावा अगर वो नहीं तो फिर आपने किसी ड्रामा का एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ड्रामा में इनक्वालिटी दिखाई गई है तो आपने उस ड्रामे को ले लेना, आपने कहना है कि मैंने आपने टॉपिक को इस तरह से साइन करना, डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ ड्रामा सीरियल, ड्रामे का नाम लिख दें एंड हाईलाइट द इनक्वालिटी। ठीक है, तो जो भी आपने उसमें से चीज़ें हाईलाइट करनी है वो चीज़ आपने फिर आपने उसके डायलॉग निकालने हैं और उसी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करना है, उसको एनालाइज करना है कम्प्लीटली। तो ये जो सारी गाइड है ये टॉपिक सिलेक्शन पे है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि जब टॉपिक सिलेक्शन की जो है वो असाइनमेंट आए तो आपको मज़ीद इसमें जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करूँ। सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन होती है। टॉपिक सिलेक्ट जब हो जाता है, जब इंस्ट्रक्टर आपको टॉपिक अप्रूव कर देता है, वो कह देता है कि ठीक है आप इस पर वर्क करो, तो फिर आपने जो है वो उस टॉपिक पर इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने ब्रीफ सा नहीं कह सकते आप इसको, इसमें आपने जो है वो कम से कम 1000 वर्ड्स जो है ना 1000 वर्ड्स इसमें लिखने होते हैं आपने। ठीक है, तो उसमें फिर आपने स्टार्ट में जो है आप स्टार्ट में भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं कि ये चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल अगर एआई का रोल ही है तो हम बता सकते हैं कि एआई कहाँ से किस सदी से शुरू हुआ और फिर ये किस तरह से आ रहा है, लोग इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर राइटिंग स्किल्स पे एआई का इफ़ेक्ट है तो फिर बताएं कि राइटिंग स्किल्स के लिए एआई की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, कौन सी ऐप्स ज़्यादा इन है। मतलब इस तरह से अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना होता है। फिर आपने लिखना होता है कि हम जो है वो अब मैं अपने टॉपिक में जो है वो इस तरह से चीज़ों को एनालाइज़ करूँगी, ये चीज़ें हम देखेंगे कि राइटिंग स्किल्स पे क्या चीज़ें किस तरह से इम्पेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपने इस तरह से आप समझ लें कि अपने टॉपिक को ना इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद आपकी सेकेंड असाइनमेंट आती है लिटरेचर रिव्यू की। लिटरेचर रिव्यू, अब लिटरेचर का मतलब क्या होता है, पुरानी चीज़ें जो पहले से मौजूद है। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का रिव्यू देना, ये तो आप लोगों को पता है, कोई चीज़ आपने ली है उसका रिव्यू देना। तो लिटरेचर का मतलब होता है कि पिछले लोगों की जो रिसर्च होती है उनका रिव्यू देना अपनी रिसर्च में। मतलब अब आपके टॉपिक पे एग्जैक्ट तो किसी ने रिसर्च नहीं की होगी, लेकिन इस तरह की सिमिलर रिसर्चेज बहुत सारी होंगी। मतलब इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द राइटिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के किसी स्कूल में किसी ने रिसर्च की होगी, वो टॉपिक तो आपकी तरह सेम नहीं है,
टॉपिक डिफरेंट है, क्योंकि वो इंग्लैंड में उसमें रिसर्च की गई है, तो वो उसका जो है वो आप गूगल, मैं इस कंप्लीट इसको ना शेयर करूँगी कि आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना किस तरह से है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो आपको शेयर करूँगी। तो उसमें जो है वो फिर आपने सिमिलर रिसर्चेज सर्च करनी है, उसमें से भी जो है वो मेन पॉइंट्स निकालने होते हैं और उनको अपने उनको पहले एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है लिटरेचर रिव्यू का, ब्रीफ सा टॉपिक को ही इंट्रोड्यूस करवाना होता है। फिर बॉडी में आपने जो है वो सारी जितनी भी आपने रिसर्चेज देखी, जितने भी आपने वो जो है मतलब प्रीवियस रिसर्चेज देखी, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना होता है सारा डिटेल से, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस उनको रिव्यू ही करना है ऊपर ऊपर से कि ये चीज़ इसमें यूज़ हुई और ये उसके नतीजे हैं। और एंड पे जो है वो कंक्लूजन लिखनी होती है। कंक्लूजन इस तरह से लिखनी है कि आपने जितनी रिसर्चेज देखी उनमें से रिसर्च किया आप लिखाना है। आपने कहना है कि इन सारी रिसर्चेज में ये चीज़ जो है वो यूज़ की, ये चीज़ आइडेंटिफाई की गई, ये चीज़ फाइंड आउट की गई, और मैं अपनी रिसर्च में आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं अपनी रिसर्च जो है वो इस फील्ड में इस जगह पे जो है वो स्पेसिफिक रखूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फैसलाबाद के किसी स्कूल में रखते हैं, तो फैसलाबाद के उस स्कूल में फिर प्रीवियस कोई भी रिसर्च नहीं होगी, तो आप कहेंगे कि इन्होंने तो इस कंट्री इस जो है वो एरिया की स्कूल्स को जो है वो यूज़ किया, उनसे डाटा कलेक्ट किया, तो मैं जो है वो इसमें करूँगी। तो इस तरह से आप उनमें पिछली रिसर्चेज में जो है वो नुक्स भी निकाल सकती हैं। रिसर्च के आपको मतलब पता है, पिछली रिसर्च में नुक्स निकालना और उस नुक्स को जो है वो अपनी रिसर्च से पूरा करना, ठीक है। तो ये रिसर्च गैप होता है, तो इसमें भी आपने ये करना होता है और एंड पे ये करना होता है कि या मैं जो है वो ये करने जा रही हूँ, मतलब अपने लिए एक गैप बनाना है कि यहाँ पे मेरी रिसर्च जो है वो फिट हो रही है। थर्ड आपकी जो असाइनमेंट आती है वो रिसर्च मैथडोलॉजी की आती है। रिसर्च मैथडोलॉजी मतलब आप अब जो यहाँ पे आपने कहा कि मैं ये चीज़ करूँगी, तो ये कैसे करेंगे आप, ठीक है। वो यहाँ पे आप करेंगे कि मैं ये इस तरह से करूँगा, हम ये इस तरह से करेंगे, तो इसमें रिसर्च डिज़ाइन होता है। आप क्वालिटेटिव लेंगे या क्वांटिटेटिव लेंगे, फिर जो है वो किस तरह से आप इंटरव्यूज़, क्वालिटेटिव में जो है वो इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, और क्वांटिटेटिव में आप जो है वो सर्वे करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन कौन सी होगी, पॉपुलेशन आपने बतानी है कि स्कूल की पॉपुलेशन कितनी होगी, सैम्पल साइज़ कितना होगा, फिर फ्रेमवर्क क्या यूज़ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, वैलिडिटी रिलायबिलिटी किस तरह से चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसर्च मैथडोलॉजी पे आ जाती हैं। ENG 5 to 5 में ना जस्ट ये 3 असाइनमेंट्स मेन आती हैं। उसके बाद आपका वाइवा होता है। वाइवा की मैं कंप्लीट गाइड शेयर करूँगी कि आपने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, ठीक है। वो एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। वाइवा जो है वो 10 नंबर का होता है, जिसमें पासिंग मार्क्स आपके 5 होते हैं, ठीक है। 5 जो है वो लाजमन आपने लेने होते हैं, अदरवाइज़ आप अगर वाइवा में फेल हो गए तो समझिए सारा प्रोजेक्ट जो है वो आपका फेल, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से करना होता है। बाकी ये टोटल जो है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 में से आपका जो फाइनल ड्राफ्ट होता है ना, फाइनल ड्राफ्ट समझ लें कि वाइवा के बाद आता है, और फाइनल ड्राफ्ट में ना ये तीनों को मिला के लिखना होता है। मतलब फाइनल ड्राफ्ट में कुछ न्यू नहीं ऐड करना, इन तीनों को अरेंज करके प्रॉपर्ली लिखना होता है और उसको प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। तो वो 50 नंबर का वो होता है। 10 नंबर की ये हो गई, 60 नंबर हो गए। 40 नंबर के ये जो है वो आपके 3 असाइनमेंट्स होती हैं, और 3 असाइनमेंट्स एक ये सेपरेट आ सकती है, ये दोनों साथ भी आ सकती हैं, ये भी सेपरेट, ये उन पर डिपेंड करता है वो किस तरह से आपको दी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ENG 5 to 6। ENG 5 to 6 जो है वो ये थीसिस, कंप्लीट थीसिस होता है। ये ENG 5 to 5 का पार्ट ही होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, हमने ये ना इसमें हमने जो पीछे यहाँ पे ना हमने पीछे जैसे रिसर्च मैथडोलॉजी तक छोड़ दिया, आगे उसके रिज़ल्ट नहीं निकाले, ऐसा ही है। जस्ट हमने बताया कि ये चीज़ हम करेंगे, इस तरह से करेंगे, इन लोगों से कलेक्ट करेंगे और इस तरह से इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, डेट्स इट। वही चीज़ें हमने वाइवा वॉइस में बतानी होती हैं। तो अब नेक्स्ट जो है, जो चीज़ हमने यहाँ पे कहा कि हम ये करेंगे, वो किस तरह से करेंगे। तो ये सारी डाटा कलेक्शन जो होती है ना, वो हम ENG 5 to 6 में करते हैं। मतलब ये कि ENG 5 to 6 में आपका जो 5 to 5 में इंस्ट्रक्टर होता है वही रहता है, आपके ग्रुप्स भी वही रहते हैं, आपकी जो है वो पार्टनर भी वही रहता है, आपका टॉपिक भी वही रहता है। इसमें टॉपिक न्यू नहीं लेना होता,
ठीक है। तो उसी पे आपने वर्क करना होता है, उसी को लेके चलना होता है। और इसमें जो है वो उसी के आगे वाला जो 4 चैप्टर होता है ना, 3 चैप्टर आपने इसमें कर लिए, 4 वाला चैप्टर होता है डाटा कलेक्शन का। ये आपने क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जो भी रिसर्च है, फिर उस हिसाब से आपने डाटा कलेक्शन करनी होती है और फिर उसकी कंक्लूजन निकालनी होती है, डिस्कशन करनी होती है, कंक्लूजन रिकमेंडेशन करनी होती है। नेक्स्ट रिसर्चर्स के लिए आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं, अपेंडिक्स और रेफरेंसेस, ये जो है वो मैं साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर इसमें भी वाइवा होता है। इसमें जो वाइवा होता है ना, वो यहाँ से लेके होता है, मतलब यहाँ से लेके आप समझ लें कि ENG 5 to 6 का जब आप फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं ना, तो ये जब डाटा कलेक्शन आपने करनी है, तो ये पिछली जो 3 असाइनमेंट्स है ना, ये वाली, इन तीनों को लिखना है। फिर चौथा चैप्टर जो है वो ये डाटा कलेक्शन का निकालना है। और फिर जो है ना, मतलब उसी फाइल के नीचे से ही ये स्टार्ट कर लेना है, फिर कंक्लूजन निकालनी है। और फिर आपने जब वाइवा देना है, उसके बाद इसका भी फाइनल ड्राफ्ट होगा। और फाइनल ड्राफ्ट जो है उसमें A to Z, 5 to 5 से 5 to 6 के एंड तक जो है वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं। 5 चैप्टर होते हैं उसमें, पाँचों के पाँचों ऐड होते हैं। और फिर उसी बेस पे जो है वो इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। इसके भी अपने मार्क्स होते हैं 100, उसमें से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और इसका भी अपना ग्रेड होता है, उसके भी CGPA होता है और ग्रेड होता है, इसका भी CGPA होता है और ग्रेड होता है। बस ये है कि ये आप लोगों के लिए आसान कर दिया है। पहले 5 to 8 ही था, और 5 to 8 जो है ना, वो मतलब ये समझ लें कि ये जो आप 2 सेमेस्टर में करेंगे ना ये काम, एक में स्टूडेंट 5 to 5 करते हैं, दूसरे में स्टूडेंट जो है वो 5 to 6 करते हैं। तो जो काम आप 2 सेमेस्टर में कर रहे हैं 5 to 8 वाले, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये थीसिस पास किया हुआ है। और ये जो है ना, ये मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स होते थे, मतलब मेरी फ्रेंड्स थी जो, वो सारी उन्होंने ये किया था। ठीक है। क्योंकि हमारा जो एनरोलमेंट थी वो 2000 में थी कंप्लीट। तो उसमें हमारी एनरोलमेंट 2000 से 2024 तक, तो इसीलिए उनमें ना पहले 528 ही होता था। उसके बाद अब जो है ना वो 525 और 526 दो में कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो इसमें मुश्किल आती है। ये दोनों चीज़ें जो है, सारी चीज़ें एक ही सेमेस्टर में करना मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, तो इसलिए ब्रेक डाउन किया गया उनको। लेकिन CGPA इनका पूरा होता है। आप देखें, वही चीज़ जो हम 3 क्रेडिट और में कर रहे थे, वो आप लोग अब 6 में करेंगे, तो ये कितना बेनिफिट है आप लोगों के लिए। ठीक है। और ये उन स्टूडेंट्स के भी होते हैं जिन्होंने 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया होता है। 5th सेमेस्टर वालों ने ये दोनों प्रोजेक्ट करने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब 528 पे। अब ये कंप्लीट थीसिस होता है। अब इस दफ़ा भी मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स के ना ये था थीसिस, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में भी जो है वो कंप्लीट जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसमें सेम आपने उसी तरह जैसे मैंने 525 में एक्सप्लेन किया, आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी होती है, फिर इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है, मेथोडोलॉजी लिखनी होती है, और उसके बाद रिजल्ट्स निकालने होते हैं। रिजल्ट्स में अगर तो आपकी क्वान्टिटेटिव रिसर्च है, तो फिर आप एक क्वेश्चनियर बनाएंगे। क्वेश्चनियर इस तरह से कि आप उसी जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ना, उसी पे आप क्वेश्चन बनाएंगे 10 से 15, और उस पे सर्वे क्रिएट करेंगे। वो मैं गूगल फॉर्म्स में किस तरह से अपने सर्वे क्रिएट करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर जब वो सर्वे फिलअप हो जाएगा, उसके बाद आपने डाटा एनालिसिस करना है। डाटा एनालिसिस करने के बाद आपने कंक्लूजन निकालनी है, कंक्लूजन के बाद रिकमेंडेशन। फिर ये सारी चीज़ें जो इसमें 5 आपकी 4 असाइनमेंट्स आती हैं। पहले आपकी आती है इंट्रोडक्शन की, सेकंड आपकी आती है इन लिटरेचर रिव्यू और मेथोडोलॉजी की। कभी इस तरह से भी आ जाता है, कभी इस तरह से आता है कि इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू की एक असाइनमेंट आती है। लास्ट टाइम जो है वो टाइम शॉर्टेज था, तो तब ये ऐसे हुआ था कि इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू की एक असाइनमेंट आ गई थी, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स और कंक्लूजन, इन तीनों की एक असाइनमेंट आ गई थी, और इसको हम फर्स्ट ड्राफ्ट कहते हैं। और थर्ड पे जो है वो वाइवा हो गया था, और 5th पे जो है वो फाइनल ड्राफ्ट हो गया था। उसमें ये इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक सारी चीज़ें, और फिर इसकी हम APA फॉर्मेटिंग करते हैं, उसमें जस्ट फॉर्मेटिंग करनी होती है फाइनल ड्राफ्ट में, और ये भी 100 नंबर का होता है। ठीक है। 100 नंबर का ये जो फर्स्ट है, ये भी 20 नंबर की, ये भी 20 नंबर की होती है, ये 10 नंबर का, और फिर 50 नंबर का जो होता है वो आपका फाइनल ड्राफ्ट होता है। ठीक है। अब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इनमें, इन प्रोजेक्ट्स में जो है वो आते हैं मैक्सिमम 80 प्लस भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, 70 प्लस भी होते हैं, 75 प्लस भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रक्टर पे। ठीक है। आपके बनाने पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स बहुत लास्ट टाइम मैंने देखा, कुछ स्टूडेंट बहुत लाइक थे, लेकिन उनको इंस्ट्रक्टर इस तरह के मिले हैं कि जो मार्क्स इतने कंजूसी से देते हैं कि उनके लिए 20 में से 13 और 14 नंबर
मतलब ये समझ लें कि मैक्सिमम थे। उन्होंने टारगेट रखा हुआ था 13 और 14, उन्हीं में से उन्होंने जो है स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए। तो स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स में मार्क्स है ना, वो ये नहीं होता है कि उसने अच्छा किया इसलिए उसके इतने, उसके अच्छा किया, ये उनके इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है। अगर उनका इंस्ट्रक्टर अच्छा है, कुछ बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और वो बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं और उनके 85 प्लस। अब मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिनके मैंने जो है वो हैंडल किया है और मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो माशाल्लाह से 85 प्लस, 80 प्लस, ठीक है, इस तरह से रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स थे उनके। तो बाकी ये है कि अगर आपके इंस्ट्रक्टर अच्छे हैं तो इसके मार्क्स भी अच्छे हैं। मेन ये कि इसके मार्क्स जो होते हैं ना, मतलब कि अगर आप 85 प्लस भी ले लेना तो आपके CGPA पे कोई 1 या 2 पॉइंट का इंक्रीज़ आता है, ठीक है, 1 या 2 पॉइंट का। लेकिन अगर इसमें मार्क्स डाउन हो जाए, अगर इसमें आपका C ग्रेड आ जाए या D ग्रेड आ जाए, C या D, सी में इतना कम नहीं होता, डी में बहुत ज़्यादा लो हो जाता है CGPA आपका, मतलब 10 से 15 पॉइंट नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये कम करने में हेल्पफुल होते हैं, ज़्यादा करने में ये जो है ना ये इतना हेल्पफुल नहीं होते। हमारा हम भी सोचते थे कि शायद इससे जो है वो बहुत ज़्यादा CGPA जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन ये उसी तरह होते हैं, इनके आपकी CGPA लगता है, इनके ग्रेड्स लगते हैं, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा इसमें हेल्पफुल, लेकिन आपने इसको पास किए बगैर जो है ना वो आप डिग्री नहीं ले सकते। आपको इसको पास ही इनको पास ही करना पड़ता है। आप चाहे इसको जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में एक दफ़ा ही कर लें, चाहे दूसरी दफ़ा कर लें, और इसमें जस्ट 2 दफ़ा ही आपको जो है वो मौका मिलता है। अगर दूसरी दफ़ा भी आप फेल हो गए तो फिर आपको मज़ीद मौका नहीं मिलेगा, जस्ट 2 चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट इसमें समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप लोगों ने काम करना है। घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। लेकिन बस ये है कि अगर आप जो है वो काम खुद करेंगे, किसी टूल से कहीं से रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च कर भी लें तो उनको अपनी वर्डिंग में लिखना है। अगर आप कहीं सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, AI से लेंगे तो आपकी प्लेजरिज्म और AI आ जाएगा। और इसमें जो है वो इंस्ट्रक्टर्स को टर्निटिन के अकाउंट्स दिए जाते हैं। टर्निटिन एक ऐप है, वेबसाइट है, आप समझ लें, तो उसमें जो है वो हम प्लेजरिज्म चेक की जाती है, ठीक है। तो वो ज़रा सी एक समझ लें कि एक वर्ड जो कहीं पे लिखा हुआ है ना, उसको भी इसकी भी सिमिलैरिटी निकाल के रख देता है, ठीक है। तो इसमें फिर आपने लोगों की जो है वो सिमिलर चीज़ें नहीं लेनी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई मज़ीद क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। अब वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि स्टूडेंट्स को जो है वो समझ आ रही है, मेरी भी हौसला अफजाई हो, मैं भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं। इतनी मेहनत लगती है, फिर जो है वो आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते, कोई कमेंट में कुछ पोस्ट नहीं करता, और समझ मुझे यही होता है कि शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि बस लो ही है, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर आपने प्रोजेक्ट्स की पेड सर्विसेज आपने लेनी है, प्रोजेक्ट हैंडल करवाना है या LMS हैंडल करवाना है, तो आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स का एक सेपरेट ग्रुप मेरे पास है, बट उसका मैं लिंक नहीं शेयर कर सकती बिकॉज़ इट्स पर्सनल। अगर वो किसी ने ज्वाइन करना है तो वो को ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहीं से जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उनको मिल जाएगा, और फिर मैं जो है उनको गर्ल्स ग्रुप में भी ऐड कर दूँगी। BS इंग्लिश के प्रोजेक्ट्स और BS इंग्लिश की LMS हैंडलिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।